सोचो पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और अब इस दुनिया में इंसानों को खाने वाले मॉन्स्टर्स हर जगह घूम रहे हैं और सिर्फ तुम और तुम्हारी मुंह बोली बहन एक मिशन पे निकले हो इस दुनिया से बच के भाग के हेवन तक पहुंचने के लिए। लेकिन तुम लोग के रास्ते में है बहुत सारे इंसानों को खाने वाले मॉन्स्टर्स और उसके साथ साथ तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है कि तुम इन मॉन्स्टर्स को मार सकते हो। तो तुम अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट करोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर मारू और किरिको की। मैंने इस एनीमे के पहले के 3 एपिसोड पहले ही कवर कर लिए हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उन सब वीडियोस का, और यहाँ पे आई कार्ड में भी दे दूंगा। तो पहले तुम उन्हें देख लो और फिर इसके बाद ये एपिसोड देखो ताकि हर एक चीज बराबर लाइन से बैठे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मारू और किरिको दोनों ही शिप में जा रहे होते हैं कहीं और, लेकिन उनके शिप पे एक मैन ईटिंग मॉन्स्टर आ जाता है और ये मॉन्स्टर एक टाइप का मछली जैसा होता है जिसके बहुत सारे हाथ निकले हुए रहते हैं और ये फटाफट इनके शिप में अंदर ही अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी किरिको इसे गोली मार के थोड़ा दूर तो भगा देती है लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि टोक्यो और कुकू दोनों ही जाते हैं ह्यूमन बेबीज को देखने के लिए। तो यहाँ पे कुकू तो स्पाइडरमैन की तरह जंप मार के ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन टोक्यो के पास ये एबिलिटी नहीं होती है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मे बी कुकू के पापा पीटर पार्कर है शायद। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कूल में सारे के सारे टीचर्स लोग हर बच्चे को मॉनिटर कर रहे होते हैं कैमरास के थ्रू। तो वो लोग थोड़ी सी अनयूजुअल बिहेवियर्स भी चेक कर लेते हैं बच्चों का। तभी हमें दिखाते हैं कि टोक्यो एक रोबोट को यूज करता है और वो दीवार के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन ये सीन कैमरा में असल में दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। उसके बाद टोक्यो और कुकू दोनों ही अंदर जाने लगते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि किरिको और मारू दोनों ही जाते हैं शिप के कैप्टन के पास और उससे पूछते हैं कि हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा इस मैन ईटर को मारने के लिए, इससे बचने के लिए, वरना ये हमें खत्म कर देगा। तब किरिको देखती है कि ये जो मॉन्स्टर है ये असल में पानी से पूरा कवर्ड है और इसके पास ह्यूमन के हाथ है जिसकी मदद से ये इनके शिप के ऊपर चिपक के आगे पीछे जा पा रहा है। तो इसका ये मतलब भी है कि ये पानी के बगैर तो नहीं रह सकता है, इसीलिए इसने अपने आप को पानी से पूरा कवर अप करके रखा है। तो किरिको बोलती है कि इससे लड़ने का सबसे बेस्ट प्लेस वही होगा जहाँ पे हम लोग सूखी जगह पे होंगे और यहाँ पे हमें कोई सूखी जगह नहीं मिलने वाली है सिवाय शिप के अंदर। तो हम इस मॉन्स्टर को शिप के अंदर लेके आएंगे और तब इसे हराएंगे। तो किरिको और मारू दोनों ही इस मॉन्स्टर को अपनी तरफ ल्यूर करते हैं और फिर उसको लेके जाते हैं एक बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट में घुसने के बाद ये लोग जैसे ही दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाजा बंद रहता है। तभी किरिको बोलती है कि हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये मॉन्स्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट खुद ही खत्म हो जाएगा। तो मारू बोलता है ऐसे कैसे होगा? तब वो लोग देखते हैं कि जो बेसमेंट में डब्बे होते हैं उन सब डिब्बों के अंदर होते हैं मैरोवाना, जो कि सूखी घास होती है एक तरह की, और ये घास इस मॉन्स्टर के सारे पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और ये मॉन्स्टर एकदम वीक होके गिर जाता है मछली की तरह। तब किरिको मारू को बोलती है कि तुम अपना पावर यूज करो जिसका नाम है मारू टच और इस मॉन्स्टर को खत्म कर दो। तो मारू अपना मारू टच यूज करता है और इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि टोक्यो और कुकू दोनों ही बच्चे लोगों के रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन बेबीज होते हैं वो बहुत खतरनाक दिखते हैं। इनके पास पैर नहीं होते हैं लेकिन टेंटिकल्स जैसे बहुत सारे पैर जैसी चीजें होती है इनके पास, और उसके साथ साथ इनके पास चेहरा भी नहीं होता है। जैसे कि हम लोग डार्ट बोर्ड में बुलजाय मारते हैं वैसा इनका चेहरा दिखता है एक टारगेट की तरह। तो ये कैसे इंसान होगा यार? ये तो मुझे मॉन्स्टर्स ही लग रहे हैं, ये इंसान हो ही नहीं सकते। कुकू और टोक्यो इन बच्चों को देख रहे होते हैं और तभी वहां पे इंट्रूडर वाला अलार्म बज जाता है। तो जब वो लोग चेक करते हैं तो अडल्ट्स लोग यहाँ पे नहीं आए होते हैं, वो लोग किसी और रूम में गए होते हैं, उन्हें कहीं और कोई इंट्रूडर दिखा है। तो फिर कुकू और टोक्यो यहाँ से फटाफट भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोक्यो के जूते का निशान दीवार पे लग जाता है और यहाँ पे ये मॉन्स्टर वाला बच्चा भी टोक्यो का नाम सुन लेता है और वो उसका नाम रिपीट करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो मेन रूम होता है वहाँ पे एक रोबोट जैसी लड़की होती है जो कि इस पूरे एरिया को, इस पूरे फैसिलिटी को कंट्रोल कर रही होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मारू और किरिको दोनों ही शिप से नीचे उतर के अपने रास्ते जा रहे होते हैं। तभी शिप का कैप्टन वहाँ पे आता है और वो उन्हें पैसे देने की कोशिश करता है थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन किरिको वो पैसे नहीं लेती है और उससे बोलती है कि तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दो कि ये जो क्रेस्ट है मेरे गन पे ये किस चीज का क्रेस्ट है। तो उसमें से एक बंदा बोलता है कि ये तो डेफिनेटली वो सामने वाले शॉप का है, तुम वहां पे जाके देख लो। फिर वो लोग जब सामने वाले शॉप में जाते हैं तो वहां पे वो लोग को खाना मिलता है और वो लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन ये वो शॉप नहीं होता है जो उनके गन के लोगों का शॉप होता है। तो वो लोग बोलते हैं उस गैंगस्टर ने हमें गलत जवाब दिया था। वेल, उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये सस्ता मॉब साइको जैसा बंदा अपने रूम में बैठ के रो रहा होता है क्योंकि उसके पास से मिमी हिमे का फोटो गायब हो गया होता है। तो फिर क्लास के बाद वो मिमी हिमे को एक रूम में लेके जाता है और उससे कहता है कि मिमी हिमे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहो। तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली मिमी हिमे को अपना लव कन्फेस करता है और ये सब बात टोक्यो भी बाहर सुन लेता है। वेल, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं, तो कर दो ना सब्सक्राइब। उसके बाद टोक्यो अपने दोस्त टारो से मिलने जाता है जो कि बहुत बीमार रहता है और वो ऑलमोस्ट खत्म होने की हालत पे रहता है। तो टारो उससे बात करते करते टोक्यो को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन टोक्यो उसे दूर धक्का मार के वहां से निकल लेता है। उसके बाद टोक्यो भाग के जाता है कोना के पास और वो कोना से कहता है कि ये क्या हो रहा है, सब बच्चे बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे के बहुत करीब जा रहे हैं। तो कोना बोलता है ये तो नॉर्मल ही है, और तब टोक्यो बोलता है कि क्या तुम मेरे करीब आना चाहते हो? तो कोना उसका जवाब हाँ में देता है। मतलब भाई यहाँ पे क्या हो रहा है यार, बच्चे लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और गलत गलत चीजें कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? फिर उसके बाद टोक्यो अपने रूम में जाके सो रहा होता है और तभी उसके रूम में अनाउंसमेंट होता है कि टारो की तबीयत बहुत खराब है और वो तुमसे मिलना चाहता है। तो जब टोक्यो टारो से मिलने जाता है तो टारो उससे कहता है कि प्लीज तुम कुछ भी करो लेकिन इस जगह से दूर भाग जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है। फिर उसके बाद हमें
हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मारू और किरिको दोनों ही एक नई शहर में गए होते हैं और वहां पे किरिको तो वो दुकानदार को एक सीढ़ी बेच रही होती है, लेकिन वो सीढ़ी खराब निकलता है तो इसीलिए किरिको को पैसा नहीं मिलता है। मीनवाइल मारू एक गेम खेल रहा होता है और उसके आसपास कुछ गुंडे आते हैं और उससे थोड़ा बदतमीजी करने लगते हैं। तो मारू उसमें से एक गुंडे को मुक्का मार के गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी दूसरा गुंडा उसके पास आके बोलता है कि तुम्हें इसे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि एक मुक्का ठीक था। तो मारू उसे सॉरी बोलने जाता है, लेकिन तभी वो गुंडा मारू को मारने लगता है और तब यहाँ पे एक बैटल शुरू हो जाता है, जिस बैटल में मारू इन सबको तोड़ देता है क्योंकि ये लोगों ने मारू को मार के उसका दांत तोड़ दिया होता है। तो मारू ऑलमोस्ट अकेले ही इन सबको मार देता है वहां पे, लेकिन तभी ही किरिको भी वहां पे आती है और मारू का हेल्प करती है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में मारू का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि मारू एक ऑर्फन होता है और उसको कुछ अडल्ट लोगों ने अपने टीम में ले लिया होता है। वो लोग उसे थोड़ा क्रिमिनल वाली एक्टिविटी करना सिखाते हैं और ऐसे ही मारू मिरिको से मिलता है, जिसने उसे मारू टच के बारे में सिखाया होता है और उसको उसकी एबिलिटी सिखाई होती है इन सब मैन ईटर्स को मारने वाली। उसके बाद मारू और किरिको ऐसे ही बात करते रहते हैं। तभी किरिको मारू से पूछती है कि क्या तुम्हें वो मिरिको लड़की पसंद थी? तो मारू बोलता है कि नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। उसके बाद किरिको मारू को बोलती है कि चलो ठीक है, मेरे पास जो ये सब बुक्स है मैं इन्हें बेच के आती हूँ, कुछ पैसा मैं कमा के आती हूँ इससे। तो मारू बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तो किरिको बोलती है कि नहीं, तुम मेरे साथ मत चलो क्योंकि तुमने पहले ही कुछ गुंडे लोगों से झगड़ा किया है तो वो तुम्हें देख के पकड़ सकते हैं। ऐसा बोल के किरिको वहां से निकल लेती है, लेकिन निकलने के पहले किरिको मारू से पूछती है कि जो तुम्हारा ये मारू टच वाला एबिलिटी है क्या ये मिरिको को भी आता था? तो मारू बोलता है कि नहीं, ये एबिलिटी सिर्फ मेरे पास था, मिरिको ने मुझे इसे कैसे परफेक्ट करते हैं वो सिखाया था। उसके बाद किरिको एक दुकान पे बैठी होती है और वो एक मैप पढ़ रही होती है। तभी उसको दिखते हैं कि वो सब गुंडे लोग मारू को ढूंढ रहे होते हैं और वो गुंडे लोग बोल रहे होते हैं कि वो बंदा बहुत पावरफुल था, उसने अकेले ने हम 6-7 लोगों को मार दिया था। तो ये सुन के किरिको बहुत खुश हो जाती है, वो कहती है मेरा मारू बहुत पावरफुल है। लेकिन तभी उसको स्ट्राइक होता है कि यार मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मेरा मारू बहुत पावरफुल है, वो मेरा कोई लगता ही नहीं है। उसके बाद किरिको वापस से अपने रूम पे जाती है तो वो देखती है कि उसका रूम का दरवाजा पहले ही खुला रहता है और वहां पे मारू अंदर होता ही नहीं है। तो ये देख के वो बहुत पैनिक करने लगती है, उसको लगता है मारू के साथ कुछ हो गया। तो बाहर निकल के चिल्लाती है मारू तुम कहाँ हो? और तभी हमें मालूम पड़ता है कि मारू बगल वाले रूम में होता है और वो कुछ अंडशंड काम कर रहा होता है। वेल वो क्या कर रहा होता है मैं ये बता नहीं सकता आप लोगों को। और फिर किरिको मारू को पकड़ती है और बोलती है कि तुम ऐसे गायब मत हो जाया करो, मैं तुम्हें जहाँ छोड़ के जाती हूँ तुम वहीं पे रहो। ऐसा बोल के थोड़ी रोने लगती है तो मारू उसे चुप कराता है और गले मिलता है उससे। और तब किरिको बोलती है कि तुमने जो अंडशंड काम किया है वो मुझे अभी भी फील हो रहा है। उसके बाद रात को खाना खाते वो लोग बात करते हैं कैसे दुनिया जब तबाह हो गई थी तो उसके पीछे रोबोट्स का बहुत हाथ था। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक डॉक्टर बच्चों के रूम में मॉनिटरिंग कर रहा होता है और तभी उसको टोक्यो के जूते का निशान दिख जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे जूते का निशान कैसे आया। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बच्चे लोग टारो को अच्छा लगे इसीलिए गाना वाना गाते रहते हैं वहां पे और बहुत सारी फन एक्टिविटीज करते रहते हैं टारो के लिए। लेकिन उसी रात टारो की डेथ हो जाती है और वो खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह टीचर लोग अनाउंस करते हैं कि टारो की डेथ हो चुकी है तो प्लीज तुम सब गार्डन में आओ और उसको श्रद्धांजलि दो। तो सारे बच्चे गार्डन में आते हैं और टारो के बॉडी के ऊपर फूल डालते हैं और रोते रहते हैं। उसके बाद टोक्यो कोना से पूछता है कि क्या ऐसे सेम तरीके से आसुरा की भी डेथ हुई थी? तो कोना को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे आसुरा ने सुसाइड कमिट किया होता है और वो बोलता है कि हाँ इसी तरह उसकी डेथ हुई थी। फिर उसके बाद टीचर लोग टारो की बॉडी को अंतिम संस्कार दे रहे होते हैं और तभी वहाँ पे प्रिंसिपल बोलती है कि इसी तरह आसुरा की भी डेथ हो गई थी। इन सब बच्चों में जब कोई खतरनाक बीमारी आती है तो फिर उस बीमारी का हम लोग इलाज कर ही नहीं पाते क्योंकि हमने इन बच्चों को कुछ इस तरह से बनाया है कि इनके पास कोई बीमारी आनी ही नहीं चाहिए। तो ये जो नई बीमारी आती है उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता है और अगर ये बीमारी किसी और बच्चे को भी आ गई तो हम क्या करेंगे? ऐसा बोल के वो टीचर डॉक्टर लोग को बोलती है कि तुम लोग इसका इलाज कैसे भी करके ढूंढो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि टोक्यो खुद उल्टी कर रहा होता है और उसे लगता है कि उसकी भी तबीयत खराब हो चुकी है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि मारू और किरिको इन लोग के पास एक मैप होता है जिसमें वो लोग देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या है। तो वो लोग को 2-3 जगह दिखती है, एक जगह पे लिखा होता है कि वाटर 50% प्योर और एक जगह पे लिखा होता है कि वाटर 100% प्योर। तो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ये 100% प्योर वाटर वाली जगह पे जाएंगे और वहां से पानी लेंगे क्योंकि मारू को लगता है कि ये जगह पे अगर पानी अच्छा है तो यहाँ पे डेफिनेटली हेवन होगा। लेकिन तभी उनको किसी के चलने की आवाज आती है तो वो लोग एकदम सतर्क हो जाते हैं। उस वक्त यहाँ पे एक आदमी आता है जो उनके साथ शिप पे होता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा प्रोटेक्शन चाहिए और उसके लिए मैं तुम्हें पे भी करूंगा। वो बोलता है कि उसे जाके एक डॉक्टर से मिलना है इस इमॉर्टल सिटी में ताकि वो उसे एक स्पेशल पैकेज दे सके। तो वो लोग पूछते हैं कि इस पैकेज में क्या है। तो तभी वो बंदा जब पैकेज निकालता है तो उसके अंदर होते हैं एक मैन ईटर के रिमेन्स जो कि पूरी तरह से सड़ चुके होते हैं। ये देख के वो बंदा बहुत टेंशन में आ जाता है। वो कहता है कि मैंने इतना मेहनत से इन रिमेन्स को लाया था लेकिन ये सड़ कैसे गए। उसके बाद मारू और किरिको जाते हैं 100% सेफ वाटर वाली जगह पे और बोलते हैं कि उसके बाद हम लोग जाएंगे ये इमॉर्टल ऑर्डर वाली एरिया में क्योंकि हमें लगता है कि इन जगहों पे हेवन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब डॉक्टर लोगों ने टारो की बॉडी को खत्म कर दिया होता है तो उनको उसकी बॉडी में से एक रेड और ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट मिलता है जो जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता है। तो ये देख के वो लोग के होश उड़ जाते हैं। ये ब्लैक ऑब्जेक्ट ही उनका बीमार होने का कारण है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लोग वहां पे पहुंच जाते हैं जहां पे वाटर का प्योरिटी लेवल 100% होता है। तो वहां पे पहुंचने के बाद ये लोग एक लड़की से पूछते हैं रास्ता। वो लड़की इनको रास्ता तो दिखा देती है और बोलती है कि मेरे पास होटल में रूम्स भी है तो तुम लोग वहां पे अपना बैग ले लो और तुम्हें बहुत सस्ते में जगह मिलेगी। तो किरिको बोलती है चलो ठीक है हम लोग हमारा बैग वहां पे रख लेते हैं। वो लोग अपना
अपना बैग वैग रखने के बाद जाते हैं इस बेसमेंट में, जहाँ पे उनको लिखा रहता है कि 100% वाटर प्योर है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे घुसने के बाद उन्हें दिखता है कि एक आदमी की बॉडी पड़ी हुई होती है। तो मारू उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलता है कि मैं तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया हूँ, लेकिन मेरे दोस्त को बचा लो। लेकिन जब वो लोग देखते हैं उसके दोस्त को, तो उसका दोस्त भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। तो ये बंदा बोलता है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर है जिसने मेरे दोस्त के ऊपर हमला किया था। तो किरिको और मारू दोनों ही आसपास अपनी नजर घुमाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता है। लेकिन उनको दिखता है एक भालू जैसा मॉन्स्टर वहाँ पे। तो उसे देख के वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते किरिको एक गोली मारती है एक बीम के ऊपर और उस बीम को मॉन्स्टर के ऊपर गिरा देती है। तो ये करने के बाद किरिको बहुत खुश हो जाती है, उसे लगता है कि उसने मॉन्स्टर को हरा दिया। अब वो बोलती है मारू को कि तुम जाओ और इस मॉन्स्टर के ऊपर मारू टच यूज करो और इसे खत्म कर दो। तो मारू उस मॉन्स्टर के पास जाता है और बोलता है मैं यूज करने वाला हूँ मेरा स्पेशल अटैक फेटल डाइव, ऐसा वो बोलता है और मॉन्स्टर के ऊपर अपना हाथ रखता है। लेकिन वो उस मॉन्स्टर को मार ही नहीं पाता है। तब मारू को पता चलता है कि ये असल में कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये असली भालू है। और मारू के पास जो एबिलिटी है वो सिर्फ मैन ईटर मॉन्स्टर को ही मार सकती है, जानवरों को नहीं मार सकती है। और तभी वो भालू वापस से उठ जाता है। तो ये लोग दोनों भाग के एक बड़े से पिलर के ऊपर चढ़ जाते हैं और तब इन दोनों लोगों को समझ में आता है कि ये लोग कितने बड़े खतरे में थे, क्योंकि इनके पीछे एक भालू पड़ा हुआ था और इस भालू को मारू नहीं मार सकता था। और अगर किरिको ने उसका शॉट मिस कर दिया होता तो ये भालू उन दोनों को खा सकता था। और फिर कुछ समय बाद वो लोग देखते हैं कि वहां से वो भालू निकल गया होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि अभी हमारे पास चांस है यहाँ से निकलने का। तभी किरिको बोलती है कि रुक जाओ, मुझे ये बैटरी को गर्म कर देने दो ताकि मैं मेरा नेक्स्ट शॉट मार सकूं इसके ऊपर। वो बैटरी को गर्म करती होती है कि उसके हाथ से बैटरी स्लिप होकर जमीन पे गिर जाता है। तो किरिको मारू को बोलती है कि मारू मैंने वो बैटरी गिरा दिया, प्लीज तुम उसे लेके आओ। तो मारू उसे मना कर देता है। तो किरिको उसको बोलती है कि अगर तुम वो बैटरी लेके आ गए तो मैं तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड दूंगी। ये सुन के मारू तुरंत नीचे भागता है, वो बैटरी को उठाता है और वहां से निकलने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी वो भालू मारू के पीछे पड़ जाता है। तो मारू फटाफट जाता है, वो लैडर पे चढ़ के ऊपर पहुंच जाता है और तब उनको मालूम पड़ता है कि भालू उनके पीछे पड़ चुका है और ये यहाँ से नहीं हटने वाला है। उसके बाद मारू और किरिको दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो लोग नीचे कूदेंगे और किरिको अपने बंदूक से इस भालू को मार देगी। लेकिन अगर ये बंदूक का चौथा शॉट फायर नहीं हुआ तो मारू यहाँ से भाग जाएगा और किरिको इस भालू को रोकने की कोशिश करेगी। ऐसा बोल के वो लोग नीचे उतरते हैं और किरिको ये भालू के ऊपर गोली मारती है और ये भालू मर जाता है। उसके बाद मारू वहाँ पे आता है और बोलता है किरिको की चलो अच्छा है तुम ठीक हो। उसके बाद किरिको थोड़ा मारू को चिढ़ाती है और फिर वो लोग वहाँ से अपने जगह पे निकल लेते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे जो पानी के अंदर फंसा हुआ आदमी था वो असल में इस लड़की का बॉस होता है और वो ऑलमोस्ट मरने के हालत में होता है, लेकिन उसे डॉक्टर के फिर लोग रात को रूम में बैठ के बातें करते रहते हैं। तभी मारू बोलता है कि किरिको तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे एक स्पेशल रिवॉर्ड दोगी, तो तुम वो रिवॉर्ड मुझे कब दे रही हो? ऐसा बोल के वो किरिको के पास जाने लगता है। लेकिन तभी ही वहाँ पे ये लड़की आ जाती है और बोलती है कि तुम लोग ये गलत गलत चीज मेरे रूम में नहीं कर सकते हो। ऐसा बोल के वो मारू को दूसरे रूम में लेके जाती है और मारू को बोलती है कि तुम ये सब चीज उस लड़की के साथ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें ये सब करना है तो मेरे साथ करो। ऐसा वो उससे बोलती है और बोलती है कि इसके बदले मैं तुमसे सिर्फ थोड़े पैसे ले लूंगी। लेकिन मारू उसे मना करने लगता है। लेकिन तभी ये लड़की मारू का हाथ पकड़ती है और अपने चेस्ट पे रखती है। जैसे ही मारू उसके चेस्ट को टच करता है तब मारू को कुछ तो फील होता है और मारू फटाफट किरिको को वहाँ पे बुलाता है। जब किरिको वहाँ पे आती है तो मारू उससे बोलता है कि मैंने जब इस लड़की को टच किया तो मैं इसके अंदर तक जा सका, जैसे कि मैं मॉन्स्टर्स के अंदर तक जा पाता हूँ। तो इसका ये मतलब है कि शायद ये लड़की खुद एक मॉन्स्टर है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि टोक्यो जाके डॉक्टर से बात करता है और तो फिर डॉक्टर उससे बोलता है कि तुम्हारी तबियत खराब नहीं है, तुम थोड़े थक चुके हो तो तुम जाके रूम में सो जाओ। तो टोक्यो वहाँ पे सोता रहता है। लेकिन तभी उसके सामने असुरा का भूत आता है और वो उसके सामने आके उससे बोलता है कि टोक्यो मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ। तो ये जब टोक्यो सुनता है तो टोक्यो बोलता है क्या करोगे? और तभी टोक्यो के पैर और हाथ सड़ने लगते हैं और टोक्यो चिल्लाता है प्लीज मुझे बचा दो। और तब टोक्यो की नींद खुलती है और उसे मालूम पड़ता है कि वो एक सपना देख रहा था। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि किरिको ने मारू के टकले पे एक मुक्का मारा होता है और वो दोनों मिलके इस लड़की को सॉरी बोल रहे होते हैं, क्योंकि मारू को लगा होता है कि ये लड़की असल में एक मॉन्स्टर है और उसने थोड़ी सी गलत चीज कर दी होती है इसके साथ। लेकिन ये लड़की बोलती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर रात को सोने के पहले मारू और किरिको एक दूसरे से बात करते हैं और तब किरिको मारू को बोलती है कि मारू मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग को ये लोगों ने धोखा दिया था, क्योंकि जिस तरह से हम लोग वहाँ पे अंदर बेसमेंट में गए थे और वहाँ पे भालू था, मुझे लगता है कि ये मैप पे जो जो चीजें लिखी है वो सब नकली है और लोग हमें सिर्फ यूज कर रहे हैं अपना काम निकालने के लिए। फिर अगले दिन किरिको और मारू अपने जर्नी पे निकलते रहते हैं। तब वो देखते हैं कि वो लड़की बहुत उदास रहती है। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ? तो वो कहती है कि उसके बॉस की डेथ हो गई। तो ये लोग उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि तुम अपना बिजनेस इतना बढ़ाओ कि तुम सब होटल्स की किंग बन जाओगी। तो ये सुनकर वो थोड़ी चेयर अप हो जाती है। उसके बाद वो लोग निकलते हैं अपने रास्ते और वो लोग जाते हैं इमॉर्टल ऑर्डर की तरफ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि किरिको और मारू दोनों ही एक बोर्ड के ऊपर लिख रहे होते हैं कि हम लोग मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स को मारते हैं और उसके जगह हम तुमसे थोड़ा चार्ज लेंगे। ऐसा लिख के वो लोग उनका जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फिर रात में वो लोग बैठ के मछलियां खा रहे होते हैं और उनको मछलियां खाते हुए कुछ लोग देख लेते हैं और वो लोग ये बात जाते हैं अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए। तो उनका बॉस एक डॉक्टर होता है और ये लोग उसको रिपोर्ट करते हैं कि हमने देखा है कि दो बच्चे लोग सड़क पे बैठ के मछली खा रहे हैं और उनके पास एक साइन बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा है कि वो लोग मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये डॉक्टर बोलता है कि तुम लोग जाओ और उन लोग को मेरे पास लेके आओ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 3 लोग व्हाइट कपड़े में आते हैं और वो लोग किरिको और मारू से मिलने आते हैं और वो लोग किरिको और मारू को अपने साथ कहीं लेके जाते हैं। वहाँ पे घुसने के बाद किरिको उनसे पूछती है कि
क्या तुमने इस डॉक्टर को देखा है, तो पहले वो लोग मना कर देते हैं। फिर किरिको उनको बोलती है क्या तुम लोग इमॉर्टल ऑर्डर से नहीं हो, तो लोग बोलते हैं नहीं हम तो उसे अपोज करते हैं, हम दूसरे टीम से हैं। तो ये सुन के किरिको और मारू वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन ये लोग उनको रोक देते हैं और उनसे थोड़ी बातें करते हैं। ये लोग उनको बताते हैं कि ये लोग इस ग्रुप से है जिसका नाम है लिवी यू मैन। मैंने नाम की पूरी वाट लगा दी, मुझे पता है। ये लोग बोलते हैं कि जो इमॉर्टल ऑर्डर का डॉक्टर है वो बहुत बेकार आदमी है, वो लोगों को अपने पास बुलाता है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। देखो उसने मेरा लेफ्ट पैर काट के ये नकली मशीन वाला पैर लगा दिया है। ऐसा वो लोग किरिको और मारू को दिखाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि वो इंसानों के ऊपर बहुत सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट करता है और इसीलिए हम लोग उसे अपोज कर रहे हैं। फिर तब जो इनकी लीडर होती है वो उन्हें उनकी बैक स्टोरी सुनाती है। वो बोलती है कि जब वो अपना इलाज करवा रही थी तो वो ऐसे ही हॉस्पिटल में घूम रही थी अंदर, और तब उसने देखा कि वहाँ पे एक ऐसी लड़की है जिसकी बॉडी को बहुत सारे पार्ट्स में काट के रखा है और उसकी बॉडी को वो लोगों ने बहुत सारी मशीनों से जोड़ के रखा है, और ये लड़की अभी भी जिंदा है और ये इनसे बात कर सकती है। तो ये देख के इसने ठान लिया कि ये लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये लोगों ने इस लड़की के ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं और इसी को मुझे रोकना है, इसीलिए मैं इस ग्रुप की लीडर बन गई। ऐसा ये किरिको और मारू से कहती है। फिर ये लोग बोलते हैं कि हम लोग डायरेक्टली डॉक्टर उसामी के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लोगों ने उनके बेसमेंट में एक मैन ईटिंग मॉन्स्टर को रखा है, तो हम तुम्हें हायर करना चाहते हैं कि तुम लोग जाके उस मॉन्स्टर को मार दो, बाकी चीजें हम संभाल लेंगे। और फिर अगले दिन इनकी लीडर अपने सारे के सारे फॉलोअर्स को भाषण दे रही होती है और उन लोग को प्रवोक करती है डॉक्टर के ऊपर हमला करने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे किरिको और मारू अपना प्लान बना रहे होते हैं उसके बेसमेंट में घुसने के लिए और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। तब इनको मालूम पड़ता है कि इनकी लीडर और बाकी के सारे लोग मिलकर डिस्ट्रैक्ट करेंगे उन लोग को, और मीनवाइल ये लोग बैक वाले रास्ते से अंदर घुस जाएंगे और अंदर घुसने में इन लोग का हेल्प करेगा इनका खुद का स्पाई। जैसे ये लोग अंदर घुसते तभी मारू किरिको से बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोगों ने हमें फिर से धोखा दिया है। ये लोग ऐसे बातें करते ही रहते कि तभी उनको एक कार के ऊपर अजीब सा व्हाइट कलर का चीज दिखता है। तो ये लोग जब उसके पास जाते हैं तो मारू बोलता है कि ये तो डेफिनेटली एक मैन ईटिंग मॉन्स्टर है। ऐसा बोल के मारू उसे खत्म कर देता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि चलो लगता है हमारा काम पूरा हो गया। तभी इनका ध्यान पड़ता है कि वहाँ पे एक और ऐसा छोटा सा मॉन्स्टर रहता है, तो ये लोग जाके उसे भी मार देते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि लगता है यहाँ पे और ऐसे बहुत सारे होने वाले हैं, तो हम जाके इसे ढूंढते हैं। तो किरिको और मारू वहाँ पे हर जगह घूमते रहते हैं और तब किरिको को दिखता है कि एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर एक दीवार के ऊपर अटका हुआ रहता है। तो किरिको बोलती लगता है यही यहाँ का बड़ा बॉस है, हमें इसे खत्म करना पड़ेगा। तो मारू उससे पूछता है कि ऐसे यहाँ पे जमा हुआ क्यों है। तो किरिको बोलती है कि ये बहुत दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसीलिए ये ऐसे मरने वाले स्टेट में पहुंच चुका है। तो ये खुद को मरने से रोकने के लिए खुद को यहाँ पे स्टैचू की तरह रखा हुआ है ताकि ये एनर्जी ज्यादा यूज ना करे। और जो वो छोटी छोटी चीजें थी वो सब मुझे लगता है कि इसके बॉडी से निकल के आसपास गई है खाना ढूंढने के लिए। तो तभी किरिको मारू को बोलते कि मारू तुम इसे खत्म कर दो, लेकिन उसी वक्त ये मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है और फिर किरिको और मारू इनके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर आने लगते हैं इनको खाने के लिए। तो किरिको एक के ऊपर हमला करती है अपने बंदूक से, लेकिन वो बच जाता है। ये सारे के सारे मॉन्स्टर दीवारों के आर पार से आने लगते हैं और किरिको और मारू को पकड़ लेते हैं। किरिको इस मॉन्स्टर के मुंह पे गोली मारती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है, और ये मॉन्स्टर अपना जब मुंह खोलता है तो ये जाके किरिको का हाथ पकड़ लेता है और उसे काट लेता है। तो यहाँ पे किरिको का राइट वाला हाथ कट जाता है। किरिको एकदम दर्द में रहती है, तब वो मारू के पास देखती है और मारू पहले ही नीचे गिरा हुआ रहता है। ये मॉन्स्टर धीरे धीरे करके किरिको के पास जाते हैं और उसे काटने लगते हैं, उसे खाने लगते हैं। तो किरिको बोलती है प्लीज रॉबिन मेरी मदद करो। ऐसा बोल के वो ऑलमोस्ट अपनी जान छोड़ने वाली होती है कि तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मारू उसे किस कर रहा होता है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में किरिको ने एक सपना देखा होता है यहाँ पे, और जो ये बड़ा सा मॉन्स्टर होता है इसने किरिको को हिप्नोटाइज कर दिया होता है। तो मारू जाता है और वो इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है अपना मारू टच यूज करके। उसके बाद मारू वापस से चांस लेने की कोशिश करता है और वो किरिको को किस करने जाता है, लेकिन किरिको उसे थप्पड़ मार के रोक देती है। तभी यहाँ पे एक आई पैच वाला बंदा आता है और बोलता है वाओ तुमने इसे मार दिया, हाँ तो तुम लोग सच में बहुत पावरफुल हो। वेल मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, मुझे किसी और को मारना है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे जाके खत्म कर दो। तो ये लोग बोलते हैं कि क्या तुम इमॉर्टल ऑर्डर से हो। तो वो बोलता है हाँ। तो ये बोलते हैं क्या तुम मुझे डॉक्टर उसामी के पास लेके जा सकते हो। तो ये बंदा बोलता है मैं ही हूँ डॉक्टर उसामी। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बाहर लोग दंगे फसाद करते रहते हैं, तो उसमें से एक आदमी एक पत्थर उठा के इनके ऊपर मार देता है। तो ये लोग वो पत्थर लेके वापस से नीचे फेंकते हैं, तो इनकी जो लीडर होती है वो जमीन पे गिरती है और उसका सर फट जाता है। उसके बाद ये सारे के सारे व्हाइट कपड़े वाले उनकी लीडर को लेके वहां से जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, और तभी ही इनके पास न्यूज आता है कि किरिको और मारू इन लोगों ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे लीडर का राइट हैंड बाहर आता है और वो बोलता है कि लीडर खत्म हो चुकी है, तो अब हमें बदला लेना है इन लोगों से क्योंकि इन लोगों ने हमारी लीडर को मार दिया है। ऐसा बोल के वो सबके हाथ में वेपन्स पकड़ाता है और सब लोग रेडी हो जाते हैं बदला लेने के लिए। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मारू और किरिको डॉक्टर उसामी के साथ अंदर ही अंदर जा रहे होते हैं। तो डॉक्टर उसामी अंदर जाते हुए बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प करता रहता है उनके नकली हाथ और पैरों के साथ। ऐसा बोल के डॉक्टर उसामी उन्हें अंदर लेके जाता है एक सीक्रेट रूम में, और तब डॉक्टर उसामी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो इस लड़की को खत्म करने में। और ये लड़की कोई और नहीं होती है, वही होती है जिसे व्हाइट कपड़े वालों के लीडर ने देखा होता है। ये वही लड़की जिसकी बॉडी बहुत सारे पार्ट्स में कटी हुई है और हर जगह इसके ऊपर मशीन्स लगे हुए हैं, और ये लड़की जिंदा रहती है। तो डॉक्टर उसामी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ह्यूमन फॉर्म में ही खत्म कर दो वरना ये एक मॉन्स्टर बन जाएगी। तो ये लोग बोलते हैं कि मॉन्स्टर कैसे बनेगी। तो डॉक्टर उसामी बोलता है कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो असल में पहले इंसान ही थे, लेकिन अब वो मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और ये कैसे हो रहा है, इसका रीजन ये है कि इन इंसानों के अंदर एक स्पेशल टाइप की बीमारी आ जाती है, जो बीमारी इन्हें अंदर से खाने लगती है और इनको इस खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देती है। और मैं नहीं चाहता कि ये लड़की इस मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाए।
तो फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मारू अपना एबिलिटी यूज करता है इस लड़की के ऊपर और वो अंदर जाके उसके मेन पार्ट को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं इसे खत्म कर सकता हूँ, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तभी ही ये लड़की कम्युनिकेट करती है अब उसके टैबलेट के थ्रू और बोलती है कि उसे एक लास्ट बार बाहर का आसमान देखना है। तो मारू बोलता है कि डॉक्टर तुम्हें इसकी ये इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, अगर तुमने ये इच्छा पूरी नहीं की तो मैं इसे खत्म नहीं करूंगा। तो डॉक्टर बोलता है कि ये हम कर तो सकते हैं लेकिन इसमें मुझे बहुत प्रिपरेशन लगेगा, तो इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी। तो मारू और किरीको डॉक्टर का हेल्प करते हैं इस लड़की को बाहर लेके जाने के लिए और उसे आसमान दिखाने के लिए। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि व्हाइट कपड़े वाले लोगों ने उनका अटैक स्टार्ट कर दिया होता है और वो लोग एक आदमी को खत्म भी कर चुके होते हैं। तो अंदर के बाकी सब डॉक्टर लोग बाकी सब पेशेंट्स को वहां से लेके भागने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल ये लड़की बाहर का आसमान देख के बहुत खुश हो जाती है और वो उसकी आंखों में भी दिखता है हमें कि वो बहुत खुश है। तभी डॉक्टर मारू को बोलता है कि प्लीज तुम इसे खत्म कर दो। तो मारू अपनी एबिलिटी यूज करता है, वो लड़की के अंदर जाता है और उसके मेन पार्ट को पकड़ के मसल देता है और ऐसे ही वो लड़की खत्म हो जाती है। लेकिन जब वो खत्म होती है तो फिर किरीको देखती है कि उसके टैबलेट में उसने उसका लास्ट मैसेज रखा होता है। ये मैसेज जब वो डॉक्टर के पास देती है तो डॉक्टर वो मैसेज पढ़ के रोने लगता है क्योंकि उसमें लिखा होता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर आई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माई केयर, और आखिरी में लिखा होता है आई लव यू। ये पढ़ के डॉक्टर एकदम फूट फूट के रोने लगता है और इसका ये मतलब है कि डॉक्टर ने अपने एक आंख पे इसलिए आई पैच पहना होता है क्योंकि उसने उसकी वो वाली आंख इस लड़की को दी हुई होती है। और ये सीन में तो यार मुझे भी रोने को आ गया था। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर इस लड़की की बॉडी को लेके उसके सारे ग्रुप वाले लोगों से मिलता है और उनको बोलता है कि तुम लोग इस स्पेसिफिक जगह पे जाओ, मैं कुछ समय बाद यहाँ पे आऊंगा इस लड़की की बॉडी को प्रॉपर ब्यूरियल दे के। उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि ये सब जो भी मैंने यहाँ पे फैसिलिटी बनाई थी वो सब मैंने इस लड़की के लिए की थी, तो मुझे अभी फर्क नहीं पड़ता कि ये सब चीजें किसी और के हाथ में जाए, मैं तो बस इसे ब्यूरियल दे के अपनी जिंदगी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर को थोड़ा सा फ्लैशबैक आता है उसका। वो कहता है जब भी मैं कोई अच्छी चीज बनाता था तो इस लड़की को बहुत अच्छा लगता था और इसीलिए मैंने एक बार एक इंसान की हेल्प की, उसको एक नकली हाथ दिया, ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे लोग आने लगे और मैं ऐसे ही एक डॉक्टर बन गया। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो व्हाइट कपड़े वाले लोग होते हैं ये लोग का प्लान ये होता है कि इनको ये सारे के सारे जनरेटर्स चाहिए होते हैं और इनको एक अपना खुद का नया सिटी बनाना होता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा मॉन्स्टर बच गया रहता है और वो एक्टिवेट भी हो गया होता है। मीनवाइल मारू और किरीको इन लोगों के पास जाके उस डॉक्टर के बारे में पूछते हैं उनसे। तो तभी एक बंदा बोलता है कि उसने रॉबिन को देखा हुआ रहता है, रॉबिन यहाँ पे 2 साल पहले आया था और वो डॉक्टर के अंडर काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो कहीं पे चला गया। ये सुन के किरीको को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रॉबिन अभी भी जिंदा है। और ऐसे ही मारू और किरीको बिल्डिंग के नीचे बैठ के बातें करते रहते हैं और बिल्डिंग के ऊपर डॉक्टर वो लड़की की बॉडी को लेके बैठा रहता है और उसके हाथ में एक लोगो होता है जो कि सेम उनके गन वाला लोगो होता है। वो लेके वो उस लड़की से अपने आप में मन में बातें कर रहा होता है और तभी डॉक्टर एक बंदूक निकालता है, वो बंदूक को अपने सर पे रखता है और खुद को गोली मार के खत्म कर देता है। ये आवाज सुन के किरीको और मारू दोनों ही वहाँ पे भाग के जाते हैं देखने के लिए क्या हुआ। और जब वो लोग ये सब देखते हैं तब मारू बोलता है कि मैं डॉक्टर ओसामी या रॉबिन जैसा नहीं हूँ। डॉक्टर ओसामी और रॉबिन ये लोग तो लोगों की जान बचाते थे, लेकिन मेरे ये हाथ तो लोगों को खत्म कर देते हैं। मैंने उस लड़की को मारा, उस वजह से अभी डॉक्टर खुद भी खत्म हो गए। ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये सुन के किरीको भाग के जाती है मारू के पास और बोलती है प्लीज तुम ये सब मत बोलो, तुम लोगों को खत्म नहीं कर रहे हो, तुम तो मैन ईटिंग मॉन्स्टर को खत्म कर रहे हो जिस वजह से लोगों की जान बच रही है। तुम प्लीज कभी भी ऐसा मत सोचना मारू प्लीज। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मिमी हिमे एक अंधेरी जगह पे अटकी हुई होती है और तभी उसके पास एक इंसान आता है और उसका हाथ पकड़ के मिमी हिमे बहुत खुश हो जाती है और उसको बोलती है थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मिमी हिमे ऐसे ही स्कूल में खुश रहती है और टोक्यो उसके पीछे आता है और उसको बोलता है कि तुम बड़ी खुश लग रही हो। तो मिमी हिमे उससे कहती है कि हाँ मैंने एक बहुत अच्छा सपना देखा था इसलिए। वेल अगर आप लोग को वीडियो में मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर बहुत पास पहुंच रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग को मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाओ। वेल आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो मजा आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मेरा नाम है साजन और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में।